नमस्कार, दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डू डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए आपके लिए प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम सभी लोग उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल हो, सीपीएस हो और सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस में हम लोग वही अप्रोच अपनाएंगे जिस प्रकार से इजी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो पाएगी, यानी कि आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी हो पाएगी। और सारे क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आपके पूछे गए एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, यानी सेंट्रल एसएससी में जो भी इंग्लिश एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इजीली समझ पाएंगे बहुत ही इजी अप्रोच के साथ। तो आइए जुड़ जाइए और देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चंस इजी होते हैं। पहले थंबनेल देखिए, ये है आपका प्रैक्टिस सेट 8। हमने 7 तक रह चुका है और ये जो अगला जो सेशन होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 8 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम एसएससी सीजीएल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है एक्चुअली ये आपके सीपीयू से मैंने क्वेश्चंस को मिक्स किया है। कुछ क्वेश्चंस आपके सीजीएल से होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सीपीयू से होंगे जहां तक अनुमान है। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, नहीं ढक नहीं रहा। चलिए देखिएगा, कह रहा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें कह रहा है कि कोई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इसमें है जिसको आपको चूज करना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जब भी आप एसएससी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, खासतौर से सीपीयू जैसे और सीजीएल जैसे एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन यानी कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ये पढ़ना जरूरी है। अगर वो चीज नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर आप गलत दे पाएंगे। यानी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कहिए। जैसे कि इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचना, क्वेश्चन करना क्या है उसके बारे में सूचना। यहाँ पे साफ तौर पे बोला है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि जो ग्रामेटिकली सही है उसको चूज करना है। सेंटेंस यानी कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज करना है। अब देखते हैं इसमें कौन ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका ये होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लीजिए। ऑप्शन एलिमिनेशन में ये होता है कि आप जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं उसको क्या करते हैं, एक एक करके कट करते चले जाते हैं। जो लास्ट आपका ऑप्शन बचता है, सिक्योर जो ऑप्शन बचता है, वही आपका आंसर होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द एसएससी सीजीएल सीपीओ इज द वेरी वेरी टफ एंड वेरी वेरी इजीएस्ट वे। मैं टफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो टफ भी होता है और इजी भी होता है। इसलिए इजी होता है, इजी इसलिए होगा आपका ऑप्शन आंसर तक पहुंचने में, और टफ इसलिए होता है क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं हो पाता है कि कौन आपका सही आंसर है। तो कोई बात नहीं, हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो थोड़ा इजी अपनाइएगा, थोड़ा टफनेस तो फील करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है द सिंपल मिस्टेक, कोई आसान गलतियां, विच वॉज कमिटेड, जिसको किया गया, यानी कोई ऐसी गलती जिसको किया गया, बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर इयर्स। बाय द बॉय, उस लड़के के द्वारा जो हंट का मतलब देखिए, हंट बहुत ही अच्छा वर्ड, इसका मतलब डिस्टर्ब, यानी परेशान करना। यानी उस लड़के के द्वारा गलतियां किया गया जो परेशान करता था उसको, यानी हर ये लड़की के लिए 4 इयर्स यानी कि वर्षों से। समझ गए? चलिए मान लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है एन सिंपल। देखिए यहां पर एन सिंपल दे दिया है। एन सिंपल कभी होगा क्या? ये यहीं पर ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा। एन सिंपल होगा क्या? असिंपल तो हो जाता है क्योंकि यहां पर सिंपल आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां पर ए आता तो संभाव होता है। एन सिंपल दिया, बड़ा ही इजी आपका ये ऑप्शन है, आर्टिकल का है। ये ऑप्शन तो आपका यूं ही खत्म हो गया, ये तो करेक्ट होगा नहीं। थर्ड नंबर देखिएगा, द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड, कोई ऐसी मामूली सी गलती जिसको किया गया किसके द्वारा, बाय एन बॉय। यहां पे देखिए क्या करा, एन बॉय। ये बॉय से पहले आर्टिकल एन लगता है क्या? नहीं लगता है, यहां पर ए लगना चाहिए। एसएससी में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ देता है, बहुत इजी भी होता है, सेंटेंस बहुत लॉन्ग दिखने को मिलेगा आपको, ठीक ना। यहां पर माइनर एरर है, अगर क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा नहीं, ऑप्शंस को पढ़िएगा नहीं, तो निश्चित रूप से मिस्टेक्स हो जाएगा। ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है।
यहां पर बॉय से पहले कहीं भी एन आएगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी यहां पर रॉन्ग होता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अ सिंपल मिस्टेक, हाँ यहां तक तो सही है। विच वॉज कमिटेड, जिसको किया गया, यानी वो एक आसान गलती यानी कि चूक जिसको किया गया। बाय एन बॉय, यहां पर भी एन दिया है, एन दिया तो इसको भी रॉन्ग काटेंगे, एन तो होगा नहीं बॉय। यानी कि हमने 3 ऑप्शन की यहीं पर एलिमिनेट कर दिया। 4 ऑप्शन ही है, 3 ऑप्शन की यहीं पर एलिमिनेट कर दिया, तो बच्चा एक ऑप्शन, जो बच्चा वही आपका आंसर है। कौन बच्चा जी? ये बच्चा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेक्ट है, आइए देखिएगा एक बार फिर से। द सिंपल मिस्टेक, वो जो मिस्टेक है, गलती, विच वॉज कमिटेड, जिसको किया गया था, बाय द बॉय, एक लड़का के द्वारा, उसी लड़का के द्वारा, हॉन्टेड, वही जो लड़का है हॉन्ट किया था उस लड़की को, यानी ऐसी गलती किया था जो डिस्टर्ब करने का लड़की, कब तक? 4 इयर्स, यानी कि वर्षों तक। यहां पर जो काम किया उस लड़के ने वो तो काम गलत है, लेकिन यहां पर ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है, सही है, तो हमारा ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस which was saying which one of them will be the correct sentence grammatically, so over there option A would be the correct answer. Over there option A would be the correct answer. I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question on the screen, on the student, with all the students on the screen. चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर जी। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2। हाँ देखिए क्या कहता है, कहता है देयर इज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एरिया। जो भी आपको वर्ड मिल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम को ऐसे ढूंढिएगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा डिक्शनरी में, ठीक ना। जो भी मैं वर्ड बता रहा हूं उस वर्ड को लेना जरूरी है, क्योंकि वो सारे वर्ड आपको एसएससी का कोडिंग ही मैं बताऊंगा, ठीक ना। सब एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। स्पेक्ट्रम ऐसे तो आप जानते हैं ना, एक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पट्टा। जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, स्पेक्ट्रम में जैसे आप प्रिज्म जब पढ़े होंगे क्लास 10th 9th में, तो प्रिज्म में जो आप कोई भी रे गुजरता है उस प्रिज्म से होकर, तो 7 रंगों में क्या होता है, वो स्कैटर हो जाता है। तो जिस पे वो स्कैटर होगा वो एक जो पट्टी होती है उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर स्पेक्ट्रम का मतलब है क्षेत्र। एक स्पेक्ट्रम आपका फैलाव भी होता है, जैसे कि आजकल के दौर में देखिएगा तो एआई टूल इतना ज्यादा बड़े चढ़े तौर पे एट अ लार्ज स्केल काम कर रहा है कि डेटा का जो स्पेक्ट्रम है, डेटा का जो फैलाव है इतना ज्यादा है, रेडिएशन स्ट्रॉन्ग मजबूत कर रहा है। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में पक्षियां डिस्ट्रॉय हो रही हैं, पक्षियां एक एक करके मर रही हैं। ये जो एक आपके शुष्क वर्ग पर एक बना हुआ स्पेक्ट्रम बना हुआ है, ये भी आपका स्पेक्ट्रम है, यानी फैलाव। और यहां पर स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्षेत्र। चलिए कहता है देयर इज अ स्पेक्ट्रम, एक क्षेत्र है, ऑफ सीज यानी समुद्र का, अराउंड दैट उसके बाद, यानी अराउंड दैट यानी उसके आसपास, ठीक है। लैंड विच अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑफ ऑल एजेस, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज, यानी समुद्रों का, सी मतलब क्या होता है, सागर, यानी सागरों का एक क्षेत्र है। देयर इज, यहां पर एरर अगर देखिएगा, ये सीज कह रहा है, सीज कह रहा है, ठीक है। तो ये जो सीज है इसका एक क्या है जी, स्पेक्ट्रम यानी कि क्षेत्र है। कहां पे? अराउंड दैट लैंड, यानी कि उस लैंड के, यानी कि उस भूमि के आसपास, ठीक है। विच, जो अट्रैक्ट्स, जो आकर्षित करता है, टूरिस्ट, TOURISTS, टूरिस्ट यानी कि पर्यटकों को, ऑफ ऑल एजिंग, यहां पर एजिंग दे रहा है। इस सेंटेंस में एक्चुअली कहना चाहता है कि जो सागरों का एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, जो क्षेत्र बना हुआ है, उस भूमि के चारों ओर जो आकर्षित करता है पर्यटकों को, ऑफ ऑल एजेस बोलना चाहिए था, यहां पर दिया है एजिंग। एजिंग एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता है, आप कोई भी डिक्शनरी उठा कर देखिएगा, एजिंग नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। हाँ एज्ड होता है, एज्ड का मतलब होता है जिसकी उम्र है, जैसे कि देयर इज अ बॉय एज्ड 15, एक लड़का है एज्ड 15, यानी कि उसकी उम्र कितनी है, 15 है। ऑल एजेस का मतलब ये है सभी उम्र का, ऑफ ऑल एजेस का मतलब क्या है, ऑफ ऑल एजेस, AGES, ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब ही होता है सभी उम्र के, सभी उम्र, हाँ सभी उम्र के। यानी कि कहना यह चाहता है
कि जो उस भूमि के आसपास समुद्र का क्षेत्र बना हुआ है वो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है टूरिस्टों को, यानी कि पर्यटकों को। पर्यटक कौन पर्यटक है, यानी जो विदेशी शरणार्थी यानी जो भी है विजिटर्स हैं, दर्शक, उनको आकर्षित कर रहा है। और वो दर्शक कहाँ के हैं भाई, सभी उम्र के हैं, ऑफ ऑल एजेस। एजिंग नहीं होना चाहिए, एजेस होना चाहिए, यानी एक फ्रेज का यहाँ पर मिस्टेक्स है। तो अब देखते हैं कि ऑल एजिंग कहां पर है। जहां ऑल एजिंग होगा एरर आपका वहीं पर होगा। आइए देखते हैं। देयर इज ए स्पेक्ट्रम, नो एरर। of seas around that, no error. Land which attracts, no error. Tourist of all aging, aging नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था ages, तब सही होता। चूंकि aging लिखा है इसलिए एरर आपका डी होगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, what the question says in this tag question, here in this option D would be the correct answer to satisfy the question that is saying on the screen। यानी कि जो क्वेश्चन ये स्क्रीन पे कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है वही हमारा सही एरर है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था ऑफ ऑल एजेस, दिया है ऑल एजिंग, यानी एक फ्रेज का एरर है। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन विद ऑल स्टूडेंट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। हाँ, नेम टेस्ट। नेम कोई व्यक्ति होगा या लड़की होगी, जो भी हो, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी कि नाम नहीं है। नेम टेस्ट, नेम टेस्ट एक्चुअली यहां पर नेम लड़की की नहीं बात कर रहा है, ये नेम आपका ट्री है, समझ गए। टेस्ट जैसे ही आया तो हम समझ गए कि यह क्या कर रहा है, ट्री की बात कर रहा है। यानी जो एक नेम एक बड़ा ही मैं देखूं तो धार्मिक दृष्टि से अगर रिलीजियसली देखा जाए तो नीम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। खासतौर से में अगर आप मंदिरों में विजिट करते हैं तो मंदिरों के आसपास आपको ये वृक्ष देखने को मिलेगा, बड़ा ही शुद्ध वृक्ष होता है, ठीक ना। इसी नीम की बात कर रहा है ये नीम, यानी कि नीम जो है टेस्ट, टेस्ट मतलब होता है स्वाद लगना है, यानी नीम का स्वाद लगता है अ लिटिल बेटर, अ लिटिल बेटर। ये बिटर लगता है, थोड़ी कड़वी लगती है, बट इट इज वेरी यूजफुल, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है। चलिए मान लिए उपयोगी है, इसमें मानने क्या बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत ये है कि टेस्ट जो है आपका लिंकिंग वर्ब, क्या जी, लिंकिंग वर्ब। अगर आप लिंकिंग वर्ब नहीं समझ पा रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं समझते इंग्लिश में, तो बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। लिंकिंग वर्ब ये है कि ये क किसके बारे में रहा है, बीटर के बारे में कह रहा है, ये आपकी नीम के बारे में कह रहा है। यानी ये वर्ब लिंक ये कर रहा है, ये जिसका वर्ब है उसी को लिंक कर रहा है, यानी नीम को लिंक कर रहा है बीटर के साथ। अब यहां पर नीम को लिंक कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका लुक है, लुक हो गया, टेस्ट हो गया, जिस प्रकार से आपका टेस्ट हो गया, लुक हो गया और स्मेल हो गया, ये सब वो वर्ब हैं जो आपका स्टेटिव वर्ब का काम करते हैं। और इनके बाद जो आने वाला फ्रेज होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे कि मुझे बोलना होगा कि आप बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया लुकिंग। ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये स्टेटिव वर्ब भी है जो अवस्था बताता है। और अवस्था वाले में आपको कभी भी आपको एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ता, सीधा वो स्टेटिव वर्ब लगाइए, हैपनिंग वर्ब लगाइए, और हैपनिंग वर्ब लगाने के बाद सीधा आप एडजेक्टिव फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो कुछ चीजें हैं जो टेस्ट लगता है अच्छा बुरा, जैसे कि मैं बोलता हूं कि स्मोकिंग बड़ा ही बुरा टेस्ट लगता है, तो मैं बोलूंगा स्मोकिंग टेस्ट वेरी बैड, नॉट बैडली, ऐसे, ठीक ना। तो ऐसे ही ये नीम जो है टेस्ट अ लिटिल बिटर या बिटरली, अ लिटिल बिटर, यानी कि थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा कड़वा महसूस होता है, तो केवल बीटर होगा। क्या होगा जी, बीटर केवल होगा, क्या होगा, बीटर, अ लिटिल बिटर, BITTER, अ लिटिल बिटर, ना कि बिटरली। आप खुद ही जब इसको पढ़िएगा तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। यानी कि ये जो नीम है लगता है स्मॉल टेस्ट में लगता है, स्वाद में क्या लगता है, बड़ा ही कड़वा, थोड़ा सा कड़वा लगता है,
थोड़ा सा कड़वा लगता है। कड़वा हमारा तो एडजेक्टिव है, तो ये बिटरली क्या कर रहा है, बिटरली का मतलब होता है फुट फुट कर रोना, ठीक ना, कड़वाहट तरीके से, ऐसा थोड़ी है, यानी कड़वा लगता है, स्वाद उसका कड़वा लगता है, तो बिटर होगा ना कि बिटरली होगा। तो बिटर होगा, यानी कि बिटरली जो दिया है यहाँ पर रॉन्ग है। तो अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपका बिटरली है। जिस ऑप्शन में आपका बिटरली होगा एरर आपका वही होगा। आइए देखते हैं। अ लिटिल बिटरली, हाँ ऑप्शन ए ही मिल गया, ऑप्शन ए ही में मिल गया। यहाँ पर बिटरली दिया है जो कि होना चाहिए बिटर, तभी सही रहता है, लेकिन दिया है बिटरली जो कि सेंटेंस के अनुसार रॉन्ग है, एरर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज ऑन द स्क्रीन, द कंप्लीट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बिकॉज द ऑप्शन ए हैज एन एरर, ए हैज एन एरर, यानी कि ऑप्शन ए में आपका एरर है। अ लिटिल बिल्कुल ठीक है, अ लिटिल आपका डिटर्मिनर है, ऑफ यू आपका डिटर्मिनर है। मैं डिटर्मिनर के वीडियो लेक्चर में उसको क्लियर करूंगा। ये देखिए कब पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका पूछा गया है 2023 यानी कि 2023 में 10वें महीने के 4 तारीख को, यानी कि 4 अक्टूबर को ये पूछा गया है। और ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है जी। एसएससी सीपीओ भी बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आप सेंट्रल सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो अगर ऐसी सपना है जहां पर इंग्लिश को लेकर आपको बधाई आती है तो जरूर जरूर जुड़िएगा हमारे चैनल से, ठीक ना। चलिए चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। क्वेश्चन थर्ड, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड हम लोग कर ही लिए, अब क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ, द पोस्टमैन डिलीवर, ये जो पोस्टमैन जो डाकिया डिलीवर्स, यानी डिलीवर करता है, भेजता है क्या, द लेटर्स यानी कि पत्र को, थ्रू हैंड्स हाथ से भेजता है, डोर टू डोर यानी कि दरवाजे दरवाजे जाकर, ठीक है, दरवाजे दरवाजे जाकर डाकिया जो है पत्र को भेजता है। लेकिन दरवाजे दरवाजे पत्र को जाकर भेजता है, लेकिन हाथों से भेजता है। तो हाथों से जब भेजता है तो आपका बाय हैंड आपका फ्रेज आता है हाथों के लिए, हाथों से काम के लिए। हाथों से जब आप काम करते हैं तो इसके लिए बाय हैंड फ्रेज होता है, जिसका मतलब होता है हाथों से। बाय हैंड्स मतलब हाथों से। ये थ्रू हैंड्स क्या कर रहा है, बार बार आपको बताया जाता है जब भी आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, तो फ्रेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फ्रेज ऐसा चीज है, इडियम ऐसा चीज है कि इसमें कोई कंसेप्ट काम ही नहीं करता है, आपको याद ही करना पड़ेगा, समझ गए। तो फ्रेज ये सब याद रहना चाहिए। और ये फ्रेज कैसे याद होगा, आप डायरेक्टली चाहकर लिख कर याद नहीं कर सकते हैं। आज याद कीजिए कल ही दिमाग से उतर जाएगा, कल छोड़िए ना, आज याद कीजिए 1 घंटे बाद निकल जाएगा, ऐसा हालत होता है। तो ऐसे फ्रेजेस को याद रखने के लिए हमारे पास एक ही उपाय, और वो है रीडिंग रीडिंग रीडिंग। यानी कि वी हैव टू डू रीडिंग 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 ऑन अ डेली बेसिस टू मेक आवर इंग्लिश ग्रिप बेटर। यानी कि इंग्लिश की जो ग्रिप है उसको बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, हर दिन रीडिंग करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, यानी कि नियमित रूप से, यानी कि हर रोज। बात समझ गए, वरना ये संभव नहीं हो पाएगा, हर दिन रीडिंग करना पड़ेगा। रीडिंग चाहे वो आपका न्यूज हो, चाहे वो इंग्लिश बुक स्टोरी हो, कुछ भी हो सकता है, बट यू विल हैव टू डू रीडिंग एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस। डिड यू अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए हमारा, यहां एरर है, थ्रो हैंड्स दिया है जो कि सरासर गलत है, होना चाहिए बाय हैंड। अब देखते हैं कहां पर थ्रो हैंड है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, यहां पर एरर है ही नहीं, द पोस्टमैन में भी एरर नहीं है। थ्रो हैंड दिया है जबकि होना चाहिए था बाय हैंड, इसलिए ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा जी, सही आंसर होगा। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं जी। इसको भी देख लीजिएगा, 2023 में आपके 10वें महीने यानी कि अक्टूबर 4 का पूछा है सीपीओ में। क्वेश्चन 5, 5th नंबर देखिए, कहता है लकली, लकली का मतलब होता है बड़े सौभाग्य की बात है। आई मैनेज्ड यानी कि मैं सफल हो गया, टू गेट अ रूम यानी कि रूम प्राप्त करने में, कहा, इन द कॉलेज हॉस्टल यानी कॉलेज हॉस्टल में, एंड आई और मैं मूव करता हूं वहां। अजीब हाल है, ये बात ये सेंटेंस में लिखा है कि मैं सफल हो गया, बड़ी सौभाग्य से सफल हो गया हॉस्टल में रूम लेने से, और मैं निकल जाता हूं वहां। ऐसा होता है क्या, मैं सफल हो गया रूम लेने में तो मैं निकल गया हॉस्टल में ना,
यानी पास्ट में ही दोनों काम हो गया। देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप इंग्लिश को इजी बनाना चाहते हैं तो ग्रामेटिकली हर चीज पॉसिबल नहीं होता। अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिएगा तो इंग्लिश आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है, लकली यानी कि बड़े ही सौभाग्य की बात है। आई मैनेज यानी कि मैं सफल हो गया। टू गेट अ रूम यानी कि एक रूम प्राप्त करने में। कहां पे? इन द कॉलेज हॉस्टल यानी कि कॉलेज के हॉस्टल में। एंड और आई मूव्ड देयर यानी कि और मैं निकल गया। जब आपको रूम मिल ही गया तो आप निकल गए पास्ट में। पास्ट में रूम मिला तो पास्ट ही में निकले जी। ऐसा थोड़ी पास्ट में रूम मिला है और 2 साल के बाद निकलिएगा, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि मुझे गर्ल हॉस्टल में, गर्ल हॉस्टल नहीं है, ये रूम हॉस्टल है और ये हॉस्टल का रूम है, कॉलेज हॉस्टल रूम है। इस हॉस्टल रूम में क्या हुआ जी, हमें कमरा मिल गया। तो जब कमरा मिल गया तो आप निकल गए होंगे। बात सही है, मिला आपको बहुत पहले ही, इसलिए आप बहुत पहले ही निकल गए होंगे। अब जब बहुत पहले निकल ही गए हैं तो यहां पर मूव क्या कर रहा है? एक सेंटेंस आपका पास्ट में ये मैनेज लगा के कि यहां पर मूव क्या कर रहा है? होना चाहिए था मूव्ड, यानी होना चाहिए था मूव्ड ऐसे। अब पढ़िएगा, लकली यानी सौभाग्य की बात है। आई मैनेज्ड, मैं सफल हो गया। टू गेट अ रूम यानी कि एक रूम प्राप्त करने में। इन द कॉलेज हॉस्टल रूम यानी कॉलेज हॉस्टल रूम में। एंड और फिर आई मूव देयर और मैं फिर निकल गया। मूव देयर या फिर वेंट देयर, मैं निकल गया। मूव्ड होना चाहिए था, लगाया है केवल मूव प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करने के लिए, जो कि सरासर ही क्या कर रहा है? सेंटेंस को सत्यानाश कर रहा है। यानी एरर आपका यहीं पर है। अब देखते हैं कहां ऑप्शन मूव है। जहां ऑप्शन मूव नजर आएगा एरर आपका वहीं होगा। इन द कॉलेज हॉस्टल देयर इज नो एरर। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि हमने एरर पकड़ लिया, तो नो एरर तो ऑप्शन ही नहीं होगा। लकली आई मैनेज टू गेट अ रूम, यहां पर तो कोई एरर ही नहीं है। ऑप्शन सी कहता आई मूव देयर, आई मूव्ड देयर होना चाहिए था, केवल मूव लिखा है इसलिए एरर आपका यही है। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑप्शन सी हैज एन एरर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। At the place of move, M-O-V-E, move, we must replace move with moved, M-O-V-E-D, with D, okay, with suffix ed, moved, okay, because the first sentence in this question is going to the past. So the last question regarding this question must be also in the past. यानी कि जब पहला सेंस जा रहा है पास्ट में तो अगला भी पास्ट में जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है पास्ट में आगे की पहला स्टोरी पास्ट में हो गया और बाकी का स्टोरी फ्यूचर में होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक सेंटेंस पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। यहां पर होना चाहिए था मूव, दिया है मूव्ड, दिया है मूव्ड, मूव दिया है, होना चाहिए था मूव्ड। एरर कहां हो जाएगा जी? यहीं पर होगा। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। तो चलिए, और ये भी देखिए कब पूछा है आपके 10वें महीने की 4 तारीख को 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है और ऐसे सीपीओ का सवाल है ये, सीपीओ का सवाल है ये। अगला सवाल देखिए, देयर वॉज नो अदर बुक, कोई किताब नहीं है। देयर वॉज नो, हाँ ये कोई किताब नहीं था। इन द इंग्लिश लैंग्वेज इनकी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। विच इज एज इंटरेस्टिंग, जो कि विच इज एज इंटरेस्टिंग यानी कि जो इतना इंटरेस्टिंग है एज दिस वन, जितना कि ये, ठीक है, बात सही है। जब ये कह रहा है देयर वॉज नो अदर बुक, कोई किताब नहीं था, इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में, विच इज जो एज इंटरेस्टिंग यानी उतनी इंटरेस्टिंग है एज दिस वन, जितना कि है। यानी कि ये ऐसी किताब है जो इतनी इंटरेस्टिंग है कि पहले वाली नहीं थी। यानी देयर वॉज नो अदर बुक, कोई किताब ही नहीं था, इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में, विच इज जो कि एज इंटरेस्टिंग, जो कि इतना इंटरेस्टिंग है एज दिस वन, जितना कि ये वाला। यानी इस सेंटेंस में कह रहा है कि ये जो किताब आपको मिला है ये उतना इंटरेस्टिंग है जितना कि ये वाला। ये जो किताब आपको पास्ट में मिला है उस किताब के बारे में बोल रहा है कि देयर वॉज नो अदर बुक, कोई किताब नहीं था, इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में, विच इज जो कि है एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, जितना कि ये वाला। बात सही है।
यानी अभी की क्वेश्चन या अभी की जो किताब है उसके बारे में तुलना कर रहा है और बता रहा है कि ये उतनी इंटरेस्टिंग है जितना कि ये वाला। तो जब उतनी इंटरेस्टिंग है जितना कि ये वाला, ये सेंटेंस फ्यूचर में क्या कर रहा है, फ्यूचर में पास्ट में क्या कर रहा है, ये इस सेंटेंस को पास्ट में दिया है। देयर वॉज नो अदर बुक, देयर वॉज नो अदर बुक यानी कि कोई किताब नहीं थी इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में, विच इज एज इंटरेस्टिंग जो कि इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी रोचक है एज दिस वन जितना कि ये वाला। यानी अभी की बातें कर रहा है कि वो किताब, ऐसा कोई किताब ही नहीं था जो इतनी इंटरेस्टिंग हो सके जो आज के दौर में ऐसी किताबें हैं। यानी ये सेंटेंस सुनने में तो ठीक लग रहा है मगर ये सेंसली गलत है। सेंसली गलत ये है कि कह रहा है कि सेंटेंस ये होना चाहिए कि ये कोई किताब नहीं है इसके जैसा जो इतनी इंटरेस्टिंग है जितना कि ये वाला। यानी कि कोई किताब नहीं है इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में, विच इज एज इंटरेस्टिंग जो कि इतनी इंटरेस्टिंग है एज दिस वन जितना कि ये वाला है। यानी ऐसा कोई किताब ही नहीं है जितनी जितनी कि ये किताब इंटरेस्टिंग है, रोचक है जितना कि ये वाला। बात सही है। ये जब बात सही है तो एक बात बताइए, अभी की किताब से ये तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहा है अभी किताब की तुलना से। तो जब ये अभी किताब से तुलना कर रहा है तो ये पास्ट के लिए ये वॉज क्यों लगा है, ये पास्ट के लिए वॉज क्यों लगा है। अगर मैं बोलूं कि आप उतना ज्यादा ईमानदार थे जितना कि मैं ईमानदार हूं, ऐसा होता है क्या? मैं ये बोलूं कि आप उतना ईमानदार हैं जितना कि मैं ईमानदार हूं। अगर मुझे बोलना हो कि मैं उतना ज्यादा ऑनेस्ट हूं जितना कि आप, लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं उतना ज्यादा ऑनेस्ट था जितना कि आप अभी हैं? बोल तो सकता हूं, सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको जैसी सेंस चेंज कीजिएगा, जैसे कि मैं उतना ज्यादा अमीर था जितना कि आप अमीर हैं। अजीब लग रहा है। हो सकता है अमीर हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो कि आज जो आप अभी हैं, लेकिन सेंटेंस परफेक्टली ये बैठ रहा है कि मैं उतना ज्यादा अमीर हूं जितना कि आप अमीर अभी हैं। यानी ये करंट की बातें ज्यादा शूट कर रही हैं यहां पे। यानी कि देयर वॉज नो अदर बुक, कोई किताब नहीं थी इन द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में, विच इज जो एज इंटरेस्टिंग जो इतनी रोचक है एज दिस वन जितना कि ये वाला। यानी कि विच इज अभी की बात कर रहा है, अभी किताब की बात कर रहा है, तो ये वॉज क्या कर रहा है? वॉज तो होना ही नहीं चाहिए, यहां पर होना चाहिए था इज। यानी होना ये चाहिए देयर इज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कोई भी किताब नहीं है अंग्रेजी भाषा में, विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, जितना कि ये इंटरेस्टिंग है उतना ही ये भी इंटरेस्टिंग है। ऐसा कोई किताब ही नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। सारा मामला आपका प्रेजेंट में जा रहा है तो ये इज होना चाहिए ना, वॉज क्यों यहां पर है? वॉज तो होना ही चाहिए। जो वॉज नहीं होना चाहिए, तो अब देखिए यहां पर कहां पर वॉज है, जहां पर वॉज होगा एरर वहीं पर होगा। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि एरर मैंने ढूंढ लिया है। विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, यानी विच इज जो उतनी इंटरेस्टिंग उतनी रोचक है जितना कि ये वाला। देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। देयर वॉज नो अदर बुक, यहां पर सेंटेंस सही है नहीं, यहां पर वॉज की जगह होना चाहिए था इज, क्योंकि तब सेंटेंस हमारा बैठता देयर इज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में कोई किताब नहीं है, विच इज एज इंटरेस्टिंग यानी जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रोचक है एज दिस वन जितना कि ये वाला। तो जितना कि ये वाला है बात सही है, तो ये वॉज नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ही आपका एरर है जो कि नहीं होनी चाहिए था। एरर है तो चूंकि हमें एरर ही ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मुझे बताइएगा कैसा ये क्वेश्चन और कैसा ये सेशन, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और ये भी देखिए कब पूछा है, 2023 में पूछा है, 10वें महीने 4 तारीख को SSCPO में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जी। रानी वॉज, हाँ 7 देखिए क्या कहता है, रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट, रानी बहुत ज्यादा उदास थी, विथ हर रिजल्ट यानी कि अपने परिणाम से, दिस ईयर इस साल की बात है,
यानी इस साल की बात है कि रानी अपने रिजल्ट से बड़ा उदास थी। ठीक है, उदास थी मान लिया। ये आपका ऑफसेट आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है ना। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला शब्द आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। और वर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला शब्द, वर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड आपका ऑब्जेक्टिव एडवर्ब भी होता है। इवन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब भी होता है। यानी एडवर्ब अकेला 3 काम करता है। ये एडजेक्टिव को भी आपको परिभाषित करेगा, वर्ब को भी परिभाषित करेगा, इवन एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये भी बातें ध्यान रहे, जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर देखिए ये ऑफसेट है, ऑफसेट यानी कि उदास है। इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत है। यहां पर लिखा है एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम खुद ही अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव यहां पर लगा देंगे यानी कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो मुझे ये बोलना चाहिए रानी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, यानी कि रानी ज्यादा ही उदास है विथ रिजल्ट, यानी कि अपने परिणाम से। दिस ईयर यानी इस साल की बात है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, नॉट आई एम एक्सट्रीम हैप्पी। एक्सट्रीम हैप्पी वुड बी रॉन्ग हियर। Extreme also in this question, extreme is also an adjective, and upset is also an adjective in this question. But when you put two adjective in the same question, that will be a superfluous, and superfluous always makes a mistake in this question and any other question in the SSC. यानी एसएससी में कोई भी क्वेश्चन अगर लेते हैं सुपरफ्लुअस वाला, सेम क्वालिटी वाला, वो आपका सुपरफ्लुअस बनेगा और एरर कर देगा। होना चाहिए था एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली अपसेट दिया है, एक्सट्रीम अपसेट, तो यहां पर एक्सट्रीम अपसेट तो दिया है, अपसेट तो अपनी जगह सही है, लेकिन यहां पर एक्सट्रीमली होना चाहिए था, दिया है केवल एक्सट्रीम, तो एरर आपका एक्सट्रीम में ही है। देखते हैं एक्सट्रीम कहां है आपके ऑप्शन में। रानी वॉज, देयर इज नो एरर। दिस ईयर देयर इज नो एरर। विथ हर रिजल्ट देयर इज नो एरर ऑन दिस क्वेश्चन। डी कह रहा है एक्सट्रीमली अपसेट, होना चाहिए था एक्सट्रीमली अपसेट, दिया एक्सट्रीम अपसेट, अपसेट नहीं है, ये अपसेट नहीं है, ये क्या है? अपसेट है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये आपका अपसेट है जी, ना कि अपसेंट, ये है अपसेट। यानी एक्सट्रीमली अपसेट होना चाहिए था, दिया एक्सट्रीम अपसेट, जो कि रॉन्ग है, होना चाहिए था एक्सट्रीमली, इसलिए एरर आपका डी ही होगा। एरर आपका डी ही होगा जी, बताइएगा एरर आपका डी होगा नहीं होगा? Because the option D has an error. At the place of extreme, there should be extremely at the place of extreme. And then it will be correct over here. Extremely opposite is a correct phrase. But extreme opposite is a wrong phrase. So we don't need any wrong phrase to rectify the question. यानी rectify करने के लिए क्वेश्चन को हमें कोई wrong क्वेश्चन, wrong phrase की जरूरत नहीं है। होना चाहिए था एक्सट्रीमली, दिया एक्सट्रीम, एरर आपका डी में ही होगा, एरर आपके डी में ही होगा जी। तो बताइएगा ये सही है कि नहीं है, आप खुद बताइएगा ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको ये सेशन हमेशा चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इस सेशन को हमेशा आगे बढ़ाया जाए, ठीक ना। और वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो लेक्चर के अंत में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार से जुड़े रहें, आपकी इंग्लिश बहुत ईजी बनाऊंगा मैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। क्वेश्चन 8 है, हाँ 1 मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, देखने दीजिए मुझे। द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर, ये मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये टाइपिस्ट से बाय मिस्टेक ये रिपीट हो गया है, ठीक ना। यहाँ पर होना चाहिए था बाय हैंड, और इसके लिए मैंने एरर इसमें मारा था, ठीक ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक ना, इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं। चलिए, लकली आई मैनेज्ड to get a room in the college hostel and I move in the, यहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहां पर इन द कॉलेज हॉस्टल ये हमने करा दिया है, यहां पर होगा मूव्ड, ठीक ना, जो कि यहां पर है, एरर ये होगा। यहां पर ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बाय मिस्टेक, ये टाइपिस्ट से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। देयर वाज नो अदर बुक, सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, मैं फिर से देख लूं। देयर वाज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन,
यहाँ पर वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए था। एरर आपका ये होगा, रिपीट ये भी, रिपीटेड ये भी हो गया है। चलिए अगले सवाल बताते हैं। हाँ ये रिपीट नहीं हुआ है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं अगले बार से ध्यान दूंगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, ठीक ना। चलिए, द डांसर, डांसर यानी कि जो नृतक है, जो डांस करते हैं। डांसर स्वे, स्वे का मतलब होता है, 2 यूज होता है स्वे का। एक स्वे ये होता है कि जो लोग अपना प्रभाव जमाते हैं, बोलते हैं उनका स्वेग दिखो, समझ गए। एक ये है स्वे, ये जो स्वे है इसका मतलब होता है हिलना डुलना, यानी डांसर क्या किए, हिले डुले, सिंपल पास्ट टेंस में हिले डुले। डेंटी, डेंटी नहीं होता है, डेंटी यानी कि एक आकर्षक होता है, ठीक है। हिले जुले आकर्षक या आकर्षक तरीके से हिले जुले, आकर्षक तरीके से हिले जुले। जब आकर्षक से हिले डुले, आकर्षक से हिले डुले हैं, तो ये बताइए डेंटी होना चाहिए या डेंटिली होना चाहिए, डेंटिली होना चाहिए ना, यानी DINTILY होना चाहिए, डेंटिली। यानी ये जो डेंटी है खुद में खुद आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये स्वे खुद ही में क्या है जी, ये वर्ब है, और वर्ब है तो हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए ना, डेंटिली चाहिए ना, डेंटिली चाहिए, दिया डेंटी, यानी कि एरर आपका यही है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में डेंटी लगा है, जहां पर डेंटी होगा एरर आपका यही होगा। द आंसर, देयर इज नो एरर। लास्ट नाइट, कोई एरर नहीं। ऑन द स्टेज, देयर इज नो एरर। हाँ ऑप्शन ए में दिया है स्वेट डेंटी, SWAYED, स्वेट डेंटी, DINTY डेंटी, ठीक है। डेंटिली होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, दिया डेंटी, इसलिए एरर आपका यही है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही क्या है जी, हमारा एरर है। तो एरर ऑप्शन ए में है तो यही हमारा सही आंसर होगा, एरर ही तो ढूंढना है हमें। अब देखिए ये कहां पूछा गया सवाल, ये सीपीएम पूछा गया है 3 अक्टूबर को 2023 में सीपीएम पूछा गया, और ये भी 1 सितंबर पूछा गया। चले क्या नेक्स्ट सवाल पे, चलिए चलते हैं। ये डेंटली होना चाहिए था, डेंटली वर्ड होता है, अच्छा डेंटली होता है, ठीक ना। डेंटली का मतलब होता है इन अ ग्लैमर वे, ग्लैमर वे, ठीक ना, डेंटली होता है, डेंटी नहीं होगा। वर्ब है तो एडवर्ब चाहिए मॉडिफाई करने के लिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, वी फेड द हॉर्स, हॉर्स को हमने खिला दिया, हॉर्स को मैं खिलाता हूं ना, ये फीड है, वी फीड यानी हम लोग खिलाते हैं द हॉर्स, हॉर्स को क्या, ओट, ओट एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसको खिलाते हैं। फॉर अ वीक यानी कि 1 हफ्ते के लिए। बिकॉज क्योंकि, इट हैड ईटन क्योंकि इसने खा लिया था, ऑल द हे का मतलब होता है भूसा, यानी जो भी छिलके होते हैं ना अनाज के उसको बोलते हैं हे, यानी उसने खत्म कर लिया था सारे भूसे को, ठीक ना, इसीलिए वी फीड हम लोग खिलाते हैं क्या, हॉर्स को ओट खिलाते हैं। अच्छा एक बताइए, जब हॉर्स को आप ओट खिलाते हैं क्योंकि उसने सारा चीज खा लिया था, तो ठीक है सारा चीज खा लिया था, तो आप हॉर्स को ओट खिलाते थे ना, ओट खिलाते थे क्योंकि उसने सारे भूसे को खा लिया था, तो आप ओट खिलाते थे। ये ओट क्या है, एक प्रकार वृक्ष है, इस वृक्ष को खिलाते थे काट काट कर, तो ठीक है आप खिला रहे थे क्योंकि उसने सारे हे को भूसे खा लिया था, इसलिए आप खिलाते थे क्या, ओट खिलाते थे। तो जब ओट खिलाते थे तो फेड का सेकंड फॉर्म FED फेड होना चाहिए ना, फीड का, फीड तो आपका सिंपल प्रेजेंट है, सेंटेंस का मीनिंग चाहिए था हमें पास्ट में, जब सेंटेंस का मीनिंग चाहिए पास्ट में, ये प्रेजेंट में आपका ये क्या कर रहा है, फीड, फीड तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल में बताया गया है क्योंकि उसने सारे भूसे को खा लिया था, इसलिए हम लोग खिलाते थे क्या, हॉर्स को ओट खिलाते थे, खिलाते थे, बात सही है, तो फेड लगा खिलाइए ना, फेड लगा खिलाइए, क्योंकि पास्ट का मामला है तो फेड लगा खिलाइए, फीड तो सिंपल प्रेजेंट की बातें होगी। अब देखते हैं कहां पर फीड है, जहां पर फीड होगा आपका एरर वहीं होगा, देखते हैं कहां पर है। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि हमने एरर पकड़ लिया है। इट हैज ईटन ऑल द है, यहां पर भी एरर नहीं, यानी ये भी सही है। फॉर अ वीक, बिकॉज ये भी सही है, यानी यहां पर भी एरर नहीं है, एरर नहीं है, यहां भी एरर नहीं है।
वी फीड द हॉर्स ओट, ओट खिलाते थे हॉर्स को, बस सही बात है, लेकिन वी फेड होगा ना कि फीड होगा। वी फेड द हॉर्स ओट, ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। हाँ, she will have participate in the dance competition. वो डांस कॉम्पिटिशन में भाग ली होगी। By the time उस समय तक her father returns from the house from the tour, यानी उस वक्त तक ये डांस में भाग ले चुकी होगी। जब बाय द टाइम यानी कि जब जब तक देखा जाए कि उसके पिता रिटर्न हो जाते हैं टूर से, ठीक है, जब तक उसके पिता रिटर्न हो जाते हैं, वापस होते हैं उसके टूर से, तब तक वो क्या कर ली होगी, कॉम्पिटिशन में भाग ले चुकी होगी। ले चुकी तो बात सही है। तो एक बताइए, हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना जी, इनके बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। यहां पर हैव है तो ये पार्टिसिपेटेड होना चाहिए ना, पार्टिसिपेट दिया है ना, जो कि एरर है। हैव है तो पार्टिसिपेटेड होना चाहिए ना। अब देखते हैं कहां पर आपका पार्टिसिपेट दिया है, यहां पर दिया है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हमें एरर पहचाना था और ऑप्शन सी में ही एरर है। विल हैव पार्टिसिपेट लिखा है, जबकि होना चाहिए था पार्टिसिपेटेड। चूंकि एरर ढूंढना है तो यही हमारा एरर होगा। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। और ये भी देख लीजिए, ये भी सवाल आपका कब पूछा है, कब पूछा है ये आपका 2023 में 3 अक्टूबर को सीपीयू के एग्जाम में पूछा है जी, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। अनंत was telling a story, अनंत was telling a story। अनंत जो है क्या कर रहा था भाई, एक स्टोरी बता रहा था अबाउट द मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है गलत काम को लेकर बता रहा है, यानी कि अनंत एक स्टोरी बता रहा था अपने मोस्ट रिसेंट, यानी कि जो सर्वाधिक रिसेंट, यानी कि सर्वाधिक जो तत्कालिक जो आपका दुर्व्यवहार था, उसके बारे में एक स्टोरी बता रहा था अनंत। व्हेन, जब अ ट्री ब्रांच ब्रेक, यानी कि जब ट्री ब्रांच जो है गिर जाता है, ब्रेक द लिविंग रूम, यानी कि लिविंग रूम को तोड़ देता है, लिविंग रूम के विंडो को तोड़ देता है। सवाल एक्चुअली ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि अनंत जो था वो क्या करता, स्टोरी बना रहा था किसके बारे में, अपने हाल ही के एक्सप्लॉइट के बारे में, यानी कि दुर्व्यवहार के बारे में, ठीक ना। वो एक्सप्लॉइट किसका था, व्हेन अ ट्री ब्रांच, जब एक पेड़ का टहनी क्या होता है, टूट जाता है, टूट नहीं जाता, तोड़ देता है द लिविंग रूम विंडोज को, यानी कि जो रहने वाले रूम का कमरा था उसकी जो खिड़की थी उसको जो तोड़ देता है, उसको लेकर ये लोग क्या करते थे, बड़ा ही एक स्टोरी बना रहे थे अपने हाल ही के एक्सप्लॉइट को। हाल ही के, ये एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार, यानी कि दुरुपयोग भी बोल सकते हैं, दुरुपयोग। तो जब ये बना रहे थे तो बात सही है, लेकिन ये बताइए ये घटना पहले घट चुके हैं ना लिविंग रूम, तभी तो इसके बारे में स्टोरी बता रहा है ना। जब ये घटना घट चुकी है, इनके पास्ट हो चुकी है, तो ब्रेक यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर तो ब्रोक होना चाहिए ना, ब्रोक होना चाहिए ना, क्योंकि पास्ट की स्टोरी यहां पर बता रहा है, तो ये तो ब्रोक होना चाहिए ना, ब्रेक तो होना नहीं चाहिए, यानी एरर आपका यही है। अब देखते हैं कहां पर ब्रेक है, जहां पर ब्रेक होगा एरर आपका वहीं होगा। कह रहा व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक द लिविंग रूम विंडोज, बात सही है, यहां पर दिया ब्रेक, होना चाहिए था ब्रोक, दिया है ब्रेक, इसलिए एरर आपका यही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, because the option A has an error. Okay, there must be break, broke, broken. What should be there here, over here at the place of break, broke should be there at the place of break, so there it will be correct. But here according to this question there should not be use of break at this place, that is why it is wrong option here. So correct error would be
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कब से लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस इजी आने लगा, छोटा छोटा आने लगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उससे डरना नहीं है, क्वेश्चन लॉन्ग रहता है लेकिन एरर बड़ा ही नाम मात्र का होता है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एरर बहुत ही मिनिमम रहता है। वो क्वेश्चन लॉन्ग इसलिए बनाता है ताकि आप देखकर घबरा जाए और रॉन्ग कर दें, ठीक ना। अब क्वेश्चंस देखिए इजी आने लगा, यानी थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट आने लगा। कहाँ गया ये, तो क्वेश्चन अभी बनाया है ना हम लोग। अब ये क्वेश्चन इजी आने लगा, यानी कि बहुत ही शॉर्ट आने लगा। ये देखिए, वी शुड नॉट मेक एन एक्सक्यूज, मेक एन एक्सक्यूज और मेक नॉइज। एक मिनट, यहां पर मेक अ नॉइज आपका फ्रेज है, याद है, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है हल्ला करना, शोरगुल करना। लेकिन ये मेक एन नॉइज दिया है, होना चाहिए था ए, दिया है एन, यानी कि एरर है आर्टिकल का। एन नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉइज आपका काउंटेबल कह रहा हूं, आई एम सॉरी, यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां पर आर्टिकल ए आना चाहिए। अगर वॉल साउंड रहता तब एन आता, दिया एन, होना चाहिए था ए, यानी कि एरर यहीं पर है। अब सेंटेंस का मीनिंग समझिए, वी शुड नॉट मेक अ नॉइज, हम लोग को हल्ला नहीं करना चाहिए इन द क्लास, यानी कि क्लासरूम में। बात सही है, लेकिन ये एन लगा कर नॉइज नहीं होगा, ए लगा के होगा। क्योंकि एरर ढूंढना है तो देखते हैं एन नॉइज कहां है, जहां एन नॉइज होगा एरर आपका वहीं होगा। नॉट मेक एन नॉइज, देखिए ऑप्शन ए में मिल गया, ए में मिल गया तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज हियर इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ मिस्टेक ऑफ आर्टिकल। Before the use of noise, here article must be a, because noise is having a consonant sound, and in the article consonant sound always follows article a, but vowel sound always follow article n. Here in this question noise is a consonant sound, so over there it should be there, यहाँ पर a होना चाहिए था, and should not be used here, n को तो होने नहीं चाहिए थे, यहाँ पे एरर आपका यही होगा। अब देखते हैं कहां एन है, एन चूंकि यहां है इसलिए एरर आपका ए ही होगा, एरर आपका ए ही होगा, बिकॉज ऑप्शन ए हैज एन एरर, ऑप्शन ए हैज एन एरर। आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी, बहुत जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे, बस धैर्य बनाए रखें। अगला ये 16 नंबर क्वेश्चन। 16 कहता है आई वॉज विश, आई वॉज विश, वॉज के बाद तो आपका V4 आएगा, नहीं तो V3 आएगा। वॉज, इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद अगर V4 आता है, जिरंड आता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फिर इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद V3 आता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वो पैसिव है। ये विश ना तो आपका V2 है ना V3 है, ठीक ना V4 है, तो यहां पर विश, तो यहां पर गलती लग रहा है विश के साथ, यानी कि अगर हमें वॉज हटाएंगे तो विशिंग करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। विश जब भी आप करते हैं तो ये एक हाइपोथेटिकल फीलिंग देता है। हाइपोथेटिकल फीलिंग इसलिए देता है क्योंकि आप उसमें इच्छाएं जताते हैं, काश कह के, जैसे कि काश में एक पक्षी होता है, आई विश आई वर अ बर्ड, ऐसे आई विश, काश आप यहां आए रहते, तो मैं क्या बोलूंगा, ओ दैट you had come here, you came here होना चाहिए, come here, you had नहीं, you came here, second form of the verb। काश मैं बोलता हूँ, काश अगर बोलूंगा if only you came here, ऐसे ही बोलूंगा। काश हम लोग वहां जाते, we wish we'll go there, we wish we will go there, will की जगह would होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में जा रहा है ना, तो पास्ट में वो भी मामला जाना चाहिए, यानी कि we would go there। If I were a bird, अगर मैं चिड़िया होता, I would fly in the sky, तब मैं आसमान में होता। अगर मैं अपराधी होता तो मैं जेल में होता। If I were a criminal, I would be in jail, तब मैं जेल में होता। यानी कि हाइपोथेटिकल काम कर रहा हूं, हाइपोथेसिस कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, ऐसा कल्पना कर रहा हूं। तो जब कल्पना करते तो आई विश लिखा जाता है, ना कि आई वॉज विशिंग, आई वॉज विश्ड, ऐसा नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि आई विश केवल होना चाहिए था। ये वॉज यहां पर फालतू है, जब फालतू है तो अब देखते हैं कहां पर वॉज है, यहां पर वॉज है, इसलिए एरर आपका यही होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर।
लेकिन अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। आई विश यानी कि मेरी इच्छा है, टू मीट मिलने का, हर यानी उससे, ऑन हर बर्थडे यानी कि उसके बर्थडे पर, ठीक है। यानी मेरी इच्छा है कि मैं उससे मिलूं उसके बर्थडे पर, ठीक है भाई मिलिए। लेकिन यहां पर वॉज लगाकर विश ना करें, आई विश ही काफी है, वॉज नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में ही आपका एरर है। और ये पूछा है 4 अक्टूबर को 2023 में एसएससी सीपीयू के एग्जाम में, वो भी 3rd शिफ्ट में पूछा है। समझ गए? आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, वी हैव बीन अरेस्टेड, वी हैव बीन, ओ नो, ये बीइंग कहां से आ गया हैव के बाद? एक बात बताइए, हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है ना। वी हैव अरेंज, हम लोगों ने अरेंज किया है, व्यवस्था किया द स्टे यानी ठहरने का, फॉर द गेस्ट यानी कि अतिथि के लिए, एट अ हिल साइड रिजोर्ट यानी कि पहाड़ से बगल का जो रिजोर्ट है, यानी कि रिजोर्ट यानी कि जो एक होटल है, ढाबा है, उस होटल यानी उस क्षण में हम लोगों ने अतिथियों के लिए क्या किया जी? अरेंज किया स्टे यानी कि ठहराव का। बात सही है, लेकिन ये बीइंग कहां से लगा दिया? बीइंग का तो कोई जरूरत ही नहीं बनता और ना ही सेंस बनता है। और हैव, हैज, हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ये जो बीइंग है BEING बीइंग, ये तो आपका फोर्थ फॉर्म हो गया, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं था। वी हैड अरेंज्ड, वी हैव अरेंज्ड और वी हैड अरेंज्ड यही काफी था। ये वी हैव बीन अरेंज्ड लिख दिए हैं, हैव बीन होता, BEEN बीन होता, तब मैं सोचता। ये बीइंग लगा दिया जो कंसेप्ट से बाहर है, यानी कि बीइंग नहीं होना चाहिए। और बीइंग नहीं होना चाहिए तो देखते हैं किस ऑप्शन में बीइंग है। जिस ऑप्शन में बीइंग होगा आपका एरर वही होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में बीइंग है। A hillside resort, there is no error. We have been, हाँ यहीं पर बीइंग है यहीं पर, एरर आपका इसी में होगा, यानी कि ऑप्शन बी हैज एन एरर, ऑप्शन बी हैज एन एरर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल फैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एट ऑल, दिस बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर टू रेक्टिफाई दिस सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस के लिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा जी। समझ गए? होना चाहिए था यहां पर हैव अरेंज्ड, और ये बीइंग लगा दिया जो कि फालतू में लगा दिया, कोई जरूरत था ही नहीं, ये नहीं जरूरत था, इसलिए हमारा यही एरर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। होना चाहिए था अरेंज्ड यहां पर, ठीक ना, दिया है आपको बीइंग जो कि फालतू है, अननेसेसरी है, इसलिए एरर आपके ऑप्शन बी में ही होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए, ये थर्ड से पूछा है जी, आगे चलिएगा। द स्टूडेंट, क्वेश्चन 18 देखिए 18। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट से क्या कहता है? एक्सपेक्टेड किया जाता है, यानी कि उम्मीदें किया जाता है, तो कम यानी कि आने का, ठीक है। इन द राइट टाइम, इन द राइट टाइम, इन द राइट टाइम फ्रेज तो होता ही नहीं है। इन द राइट टाइम, ये राइट टाइम होता है, एक होता है एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। इसमें से करेक्ट फ्रेज आपका इन नहीं है, कभी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए। राइट टाइम यानी क्या है? कोई खास समय की बात कर रहा है, ठीक उसी समय की बात कर रहा है, यानी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। और जब स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारा आर्टिकल क्या आता है? आर्टिकल नहीं, प्रीपोजिशन क्या आता है? एट आता है। तो एट द राइट टाइम हमारा सही होगा, और इस एट द राइट टाइम फ्रेज के लिए हमारा मीनिंग होता है बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर। यानी कि द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट्स से अनुमान लगाता है, उम्मीद किया जाता है टू कम, आने के लिए, एट द राइट टाइम यानी कि सही समय पर आने के लिए, इन द राइट टाइम नहीं। यहां पर दिया इन, इसलिए एरर यही होगा। यानी अब देखते हैं किस ऑप्शन में इन है, जहां इन होगा एरर वही होगा जी। आर एक्सपेक्टेड, देयर इज नो एरर। द स्टूडेंट्स, देयर इज नो एरर। इन द राइट टाइम, इन द राइट टाइम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था एट द राइट टाइम, दिया इन द राइट टाइम, सो एरर आपका यही है। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। एट द प्लेस ऑफ preposition is, preposition in, we must use preposition at
at the place of preposition in. Okay, so actually there here in this question preposition at is not over there. That is why we need preposition at over there. Actually this is not present over there, so option C would be wrong here, because at the place of at here in is present. Actually it is completely wrong. और ये पूरा पूरा क्या है, गलत है, तो गलत है और एरर ही निकालना है, तो एरर हमारा सही होगा। एरर हमारा क्या होगा जी, सही होगा, क्योंकि एरर चूज करना है, एरर फाइंड करना है। एरर हमने ढूंढ लिया, इन में एरर है, होना चाहिए था एट, दिया इन, यानी कि वही हमारा एरर क्वेश्चन हो जाएगा, वही एरर ऑप्शन होगा ना। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। और देखिए कब पूछा है, 10वें महीने के 5 तारीख यानी कि 5 अक्टूबर को पूछा है, और ये 2023 में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में। कहां का सवाल है, एसएससी सीपीओ का सवाल है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए 19 क्या कहता है, देखिए 19 कहता है वी विल हैव बीन, चलिए अभी देख लेते हैं। वी विल हैव बीन नॉन, हम लोगों ने जान लिया होगा क्या, रिजल्ट्स को। कैसा रिजल्ट, सीएटी कैट का रिजल्ट। कौन सा एग्जाम, जो हुआ था बाय नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले वक्त तक, अगले सप्ताह तक हुआ था। ठीक है, अगले सप्ताह तक जो हुआ था उसी का रिजल्ट हम लोगों ने जान लिया होगा, बात सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि वी विल हैव के बाद यहां पर नॉन आना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं बीन लगा दूं तो बीन लगाने के हिसाब से यहां पर तो न्यू होना चाहिए, KNEW होना चाहिए, क्या वो भी नहीं होगा, क्योंकि न्यू आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और पैसिव में जाने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए। नॉन न्यू नॉन, KNOWN नॉन, वो आपका थर्ड फॉर्म होता है। ये बीन लगाया है, एक्चुअली सेंस ये कहता है कि हम लोग कैट के एग्जाम का जो रिजल्ट है अगले सप्ताह तक पा लेंगे, यानी कि अगले सप्ताह तक जान लेंगे, ये कहना चाहता है। यानी कि मामला एक्टिव में जा रहा है, पैसिव में नहीं जा रहा है। पैसिव में अगर जाता तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जोर दिया जाता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, यानी वी के ऊपर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस है। और सब्जेक्टिव केस जब है तो ये आपका एक्टिव में जा रहा है, तो जब एक्टिव में जा रहा है तो ये बीन तो होगा ही नहीं। बीन जब नहीं होगा तो हैव तो रहेगा, तो बिल्कुल हैव रहेगा। लेकिन हैव रहेगा तो हैव के बाद यहां पर हैव हो गया, या हैज हो गया, या हैड हो गया, इनके बाद तो वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में होता है ना जी। ये जब हैव हो गया है तो इनके बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो होना चाहिए था, नॉन, KNOWN, क्या होना चाहिए था, KNOWN, नॉन होना चाहिए था, दिया है नो। यानी कि ये दो लाइन बड़ा ही रॉन्ग लिखा है इस सेंटेंस के अनुसार। ये दोनों लाइन नहीं होनी चाहिए, ये दो वर्ड है ये नहीं होना चाहिए। एक तो बीन आएगा नहीं, नो आएगा, लेकिन ये थर्ड फॉर्म में आएगा जो कि दिया फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि बीन नॉन जहां होगा एरर वहीं होगा। अब देखते हैं कि बीन नॉन कहां है। बीन नॉन देखिए ऑप्शन ए में ही मिल गया, ऑप्शन ए में ही आपका बीन नॉन मिल गया, यानी कि यही आपका एरर है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें जाने की जरूरत नहीं एरर ढूंढने के लिए, ऑप्शन ए में ही हमारा एरर मिल गया, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा जी, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, बिकॉज ऑप्शन ए हैज एन एरर, ए हैज एन एरर, क्योंकि ऑप्शन ए में ही क्या है हमारा एरर है जी। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, so let's move on to the next question with all of you on the screen। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल है जी, ये हमारा आखिरी सवाल है। चलिए, ही आर वेरी थर्स्टी, वो काफी ज्यादा प्यासा है, गिव हिम, दे दो उसे, अ लिटिल वाटर, यानी कि थोड़ा पानी दे दो, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। ठीक है, पानी दिया जाएगा पीने के लिए, लेकिन ही के साथ आर कब आता है आप बताइएगा। देखिए सीपीयू में कैसा हलवा क्वेश्चन पूछा है, ये सीपीयू में क्वेश्चन पूछा है सेकंड शिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि सीपीयू है तो आपको हर क्वेश्चन टॉफ ही रहेगा, कभी कभी इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन मिल जाएगा तो लगेगा कि 6, 8, 10th में पढ़े हुए हैं। ही के साथ कहीं आर देखें यहाँ पे, कहीं नहीं देखें, ही के साथ इज होना चाहिए था। आर दिया तो देखते हैं कहाँ आर है, यहाँ पर आर दिया है, यानी कि एरर आपका यही है। ए में ही आपका एरर मिल गया तो हमें ज्यादा नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसको हमने आंसर नहीं किया। हर एक क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल में देखा, समझ रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे बड़े इजीली, और आप सभी लोग इसको बढ़िया तरीके से अप्रोच भी किए होंगे। तो बताइएगा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदा हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर मीटिंग नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।